जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वास्तु के अनुसार आपका ग्रह निर्माण कैसा होना चाहिए यह संपूर्ण जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से प्रदान करूंगा। कई बार हम ग्रह निर्माण करते हैं, उसमें कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा हमें आजीवन पर्यंत भोगना पड़ता है और हम उस भवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं, उस भवन में सुखी नहीं रह पाते हैं, उस भवन में रोगी रहते हैं, उस भवन में हमें अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो अब उसका निवारण कैसे करें और निर्माण को श्रेष्ठ कैसे बनाएं और निर्माण के अंतर्गत कोई दोष नहीं होवे, इस जानकारी को बड़े ध्यान से आप सुनिए, समझिए और उस आधार पे ही अपना निर्माण आरंभ करिए। प्रथमतः हमने आपको पिछली बार बताया था कि आपको किस शहर में निवास करना चाहिए, उसमें काकड़ी विचार बताया था। फिर हमने आपको ग्रामवास विचार बताया था कि अगर वह शहर आपके लिए शुभ है तो आपको उस शहर के किस एरिया में निवास करना है। तीसरा हमने आपको भूमि परीक्षण विधान बताया था। उस भूमि परीक्षण के आधार पर आपने काफ़ी गंभीरता से सुना होगा कि भूमि परीक्षण कैसे करना है। तो भूमि परीक्षण करने के पश्चात हमने आप निर्माण कार्य को आरंभ किया है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने प्लाट खरीद लिया तो सबसे पहले आप जो है निर्माण जो है शुभ मुहूर्त में आरंभ करिए। जब भी आप निर्माण आरंभ करें तो उसका मुहूर्त शुभ होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि शुभ मुहूर्त में अगर निर्माण आरंभ नहीं होगा तो वह निर्माण आपके लिए शुभ फलप्रदायी नहीं होगा। अब प्रथमतः मैं आपको बताता हूं कि आपको निर्माण कैसे करना है। निर्माण में मुख्य रूप से आपको यह ध्यान देना है कि एक सबसे पहला विचार है द्वार विचार, है ना। कई बार होता है कि मैं देखता हूं कि लोगों के जो घर का प्रवेश द्वार होता है वह सही नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे द्वारवास के विचार पे कि हमारा द्वार कैसा हो। कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कि भाई मेरी राशि यह है, मेरी राशि मेष है तो मेरा द्वार किधर होना चाहिए, मेरी राशि वृषभ है तो मेरा द्वार किधर होना चाहिए, मैं तो पश्चिम द्वार में रह रहा हूँ तो क्या मैं सुखी रहूँगा, क्या मैं दक्षिण द्वार में रह रहा हूँ तो क्या मैं सुखी रहूँगा। तो कई बार ऐसे मन में भ्रम चलता रहता है ना। तो हम आपको इस द्वारवास के विचार में भी काफ़ी गंभीर जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त में निर्माण आरंभ करिए। निर्माण आरंभ आप जो है ईशान्य कोण से करिए। ईशान्य कोण कहाँ होता है, तो ईशान्य कोण होता है पूर्व और उत्तर के बीच में, है ना। इस कोण से आप अपने ग्रह का निर्माण आरंभ करिए और उसके पश्चात उस ईशान्य कोण को देवतुल्य बनाइए। अब आपको इस निर्माण कार्य में विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि इसमें जो सामग्रियां हैं उसमें किसी प्रकार से कोई कृमि कीट आदि का जो है दोष नहीं होवे, क्योंकि देखिए 4 दोष बताए हैं वास्तु विज्ञान में। भूमि संबंधित दोष, भवन संबंधित दोष, निर्माण संबंधित दोष और चौथा है मुहूर्त संबंधित दोष, है ना। तो इन चारों दोषों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि निर्माण में आपको कैसे कैसे आगे आगे बढ़ना है। आप किसी इंजीनियर से एक विशेष नक्शा बनाइए। उस नक्शे के अंतर्गत उस इंजीनियर को यह बोलिए कि मुझे मर्म स्थान पे किसी भी प्रकार की भारी वस्तु नहीं रखना है। अब देखिए मर्म स्थान क्या होता है। मर्म स्थान को समझने के लिए आपको वास्तु पुरुष का चित्र देखना रहेगा, है ना। वास्तु पुरुष के चित्र को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मर्म स्थान कहाँ कहाँ होते हैं। मैं आपको और सरल रूप में समझा देता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए मर्म स्थान कैसे कहते हैं। वास्तु में 2 चीज़ होती है, मर्म और अति मर्म, है ना। मर्म स्थान उसे बोलते हैं जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे कच्चा स्थान होता है। तो अब कैसे समझेंगे कच्चा स्थान क्या होता है। देखिए जब मैंने बताया था आपको पूर्व में कि वास्तु पुरुष ऐसे उल्टे लेटे हुए पुरुष हैं, है ना। तो अब देखिए किसी भी मनुष्य के अगर इस भाग पे चोट लगेगी तो वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगेगी तो वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है ना। तो यह जो स्थान है यह अति मर्म स्थान है। तो वास्तु में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है
कि इन स्थानों पे बड़ी भारी वस्तुएं कदापि नहीं रहे। तो अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको मैं बहुत सरल तरीका समझा देता हूं कि आप मर्म स्थान को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपका भवन बना रहे हैं, जैसे आप 20-50 का भवन बना रहे हैं, 30-50 का बना रहे हैं, 40-60 का बना रहे हैं, 100x100 का बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, तो उसमें आप उस पूरे प्लाट को 81 भागों में विभाजित कर दीजिए। 81 भागों में विभाजित कैसे करेंगे, तो उनको 8-8 रेखाओं में विभाजित कर दीजिए। उन रेखाओं को विभाजित करने के पश्चात उसमें 10 दिशाओं को मेंशन करिए। अब आप तो सोचते 4 दिशाएं होती हैं, पर वास्तविक ज्ञान में 10 दिशाएं बताई गई हैं। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण को रखिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण को रखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण को रखिए, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान्य कोण को रखिए। एक ऊर्ध्व दिशा है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब नीचे, है ना। ऐसे 10 दिशाओं में उसको विभाजित कर दीजिए। अब देखिए, आपका जो भी स्थान है, जितना भी आपका एरिया है निर्माण के लिए, तो उसको यह ध्यान रखिए कि उसके पृष्ठ भाग पे हम आपको बिंदुओं के रूप में इस स्क्रीन पे भी समझाएंगे कि आपको कैसे कैसे मर्म स्थान को फाइंड आउट करना है ना। तो उन बिंदुओं के ऊपर आपको यह ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से कोई बड़ा पिलर या कोई बड़ी दीवार या कोई बड़ी भारी वस्तु उस जगह पे नहीं आए। अन्यथा क्या होगा, ईशान्य कोण में यदि कोई भारी वस्तु आ गई तो आपके लिए काफी कष्टदायी हो सकता है। अब देखिए कि अगर पृष्ठ भाग पे, अगर मर्म स्थान पे, जैसे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, अगर बहुत भारी वस्तु का वहां पे दाब हो गया तो भी उस जातक को उस घर में सुख प्राप्त नहीं होगा। और मूलतः उस घर में उसकी ज्येष्ठ भार्या और उसके घर की जो स्त्रियां हैं वह काफी दुखी रहेगी। तो इसलिए इन विषयों का विशेष रूप से ध्यान देने। अब मैं आपको दूसरा विचार बताता हूं, द्वार विचार, जो मैंने आपको पूर्व में बताया था। अब देखिए, जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार, कई बार ऐसा लोगों का विचार होता है कि भाई मेरे लिए यह द्वार श्रेष्ठ नहीं है। तो मुख्य द्वार जो होवे, आपका प्रयास करिए कि पूर्व में होवे, है ना। अब किसी कारणवश, जैसे किसी ने दक्षिण में मकान बनाया है, अब इसका जो विचार है बड़ा डीप विचार है। तो अगर आपको जो भी राशि है आपकी, उस राशि के अनुसार हम आपको समझाएंगे कि आपको कैसे कैसे द्वारों में निवास करना है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि अलग अलग राशियां हैं, वो काफ़ी लंबा प्रकरण है, इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा नहीं पाएंगे। यदि अगर आपको द्वार विचार समझना है तो आप हमें स्वयं संपर्क कर लीजिएगा। अब देखिए, जो द्वार है, जैसे द्वार आपको स्थापित करना है तो उसमें आप मूलतः मैं आपको सूत्र समझा देता हूं कि आपको क्या करना है। द्वार जब भी स्थापित करें तो पंचमी तिथि के दिन करें, सप्तमी तिथि के दिन करें, अष्टमी तिथि के दिन करें और नवमी तिथि के दिन करें। ये ध्यान रखिए, जब भी आप अपने द्वार को स्थापित करें, मुख्य द्वार को स्थापित करें, तो इन तिथियों में ही करिए। अन्यथा क्या होगा, प्रतिपदा के दिन यदि अगर आपने द्वार का स्थापन करा तो उसमें आपको दुख प्राप्त होगा, यह निश्चित है। तृतीया के दिन करा तो रोग होगा, चतुर्थी के दिन करा तो भय होगा, षष्ठी के दिन करेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा, दशमी के दिन करेंगे तो धन का नाश हो जाएगा। अमावस्या और पूर्णिमा को भी त्याग कर दीजिए, है ना। ये मूल विचार बता रहा हूं आपको, द्वार विचार। अगर इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से वह द्वार आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब देखिए, निर्माण के संबंध में आपको मैं एक मुख्य जानकारी और प्रदान कर रहा हूं। अब देखिए कि जितनी भी आपकी वेंटिलेशंस हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, जितने भी आपके दरवाजे हैं, उनकी संख्या को सम रखिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखिए। सम कैसे रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, है ना। यह सम होता है, ऐसे आपको सम समझना है। विषम कदापि नहीं रखें। यह द्वार और वेंटिलेशन को मिला करके आप ऐसा पूरा समायोजन कर लीजिए। अब देखिए, एक और बात बता रहा हूं आपको। निर्माण संबंध में सबसे बड़ी बात जो होती है
कई बार देखने में आता है कि लोग चढ़ाव गलत बना लेते हैं ना, तो चढ़ाव क्लॉकवाइज बनाइए। हमेशा चढ़ाव आपका जब जाए आप तो वह सीधे हाथ की तरफ घूमे, यह विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब देखिए कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग अपने मन के अनुसार ही क्या सोचते हैं कि भाई हम सम संख्या में बना लें, हम चढ़ाव विषम संख्या में बना लें, पर वास्तुशास्त्र में ऐसा कोई सूत्र नहीं है। वास्तुशास्त्र में जो चढ़ाव बनाने के लिए सूत्र बताया गया है वह सूत्र है इंद्र, यम और राज, है ना। तो आपको कैसे सूत्र को समझना है कि जब आप चढ़ाव का निर्माण करें तो यह देखिए कि पहले चढ़ाव पे जब चढ़ रहे हैं तो बोलिए इंद्र, दूसरे चढ़ाव पे चढ़ रहे हैं तो बोलिए यम, तीसरे चढ़ाव पे चढ़ रहे हैं तो बोलिए राज। इसी सूत्र को कंटिन्यूस चलाते रहिए। जब आपका चढ़ाव समाप्त होवे वो यम पे रुकना चाहिए, कभी भी राज पे चढ़ाव नहीं रुके। आप जो है आपके चढ़ाव समाप्त होना चाहिए यम के ऊपर, तो आप उस भवन में न्यायप्रिय रहेंगे, कभी भी आप उसमें अन्याय नहीं करेंगे, आपके घर का कोई भी सदस्य उसमें अन्याय नहीं करेगा। यह चढ़ाव का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वास्तुशास्त्र के अनुसार। अब देखिए, अब आपको हम आपका भोजन कक्ष कहाँ निर्माण हो, आपका शयन कक्ष कहाँ निर्माण हो, आपका पूजा का घर कहाँ पे होवे, आपके घर में सेप्टिक टैंक कहाँ पे होवे, आपके छत पे पानी की टंकी कहाँ पे होवे, इस संदर्भ में आपको दिशाओं के अनुसार समझा देते हैं। देखिए कि हर व्यक्ति का ग्रह एक जैसा नहीं होता है, किसी का पूर्व में होता है, किसी का पश्चिम में होता है, किसी का दक्षिण में होता है, किसी का उत्तर में होता है ना। तो 4 दिशाओं के अनुसार अलग अलग रूप में होता है। अब कई लोग तो फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में तो वो ऑलरेडी ही बना हुआ मिलता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिससे कि आप उसको निर्माण को सुधार भी सकते हैं, और उस निर्माण से जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, जैसे किसी प्रकार से कुफल प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए कई सारी छोटी छोटी रेमेडीज हैं, वह भी अगर आप चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपका भोजन कक्ष कहाँ होना चाहिए। आपका जो भोजन कक्ष होना चाहिए वो आग्नेय कोण में होना चाहिए या नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अब देखिए आग्नेय कोण को कैसे देखेंगे, तो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो कोना है वह है आग्नेय कोण, है ना। तो उसमें आप अपनी रसोई का निर्माण करिए। उस रसोई के निर्माण से आपके घर में जो रसोई बनेगी वह श्रेष्ठ बनेगी। एक छोटा सा सूत्र और बता देता हूँ कि हमारा जो वास्तु विज्ञान है पूरा साइंटिफिक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने आग्नेय कोण में ही क्यों रसोई बनाने के लिए आपको बताया गया, तो वह उन्होंने इसलिए बताया है कि देखिए सिंपल रूप में आपको समझ में आएगा कि सूर्य जो उदय होता है वो पूरे विश्व में पूर्व से ही उदय होता है ना। तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के पश्चात सबसे पहले पूर्व में जो है उसकी किरणें बिखेरता है। तो हमारे जो भोजन कक्ष में जो भी खाद्यान्न की सामग्री होती है तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरियास होते हैं, तो उस बैक्टीरियास को सूर्य की किरणें स्वतः समाप्त कर देती है। तो हमारे वास्तु विज्ञान में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि आपको जो है आग्नेय कोण में ही भोजन कक्ष का निर्माण करना है ना। तो देखिए आपको मैंने पूर्व में जब एपिसोड बनाया था तो बताया था कि हमारा वास्तु विज्ञान 3 रूपों में प्रतिपादित होता है, गुरुत्व शक्ति, सौर शक्ति और चुंबकीय शक्ति। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो सौर शक्ति है वह कितनी कारगर है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण होता है, उसमें भी आप अपना भोजन कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए जो नैऋत्य कोण है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण कोण है। तो नैऋत्य कोण में आप स्वामी का कक्ष अवश्य रूप से बनाइए, और पश्चिम दिशा में अगर आप हो सके तो पानी की टंकी अवश्य बनाइए। अगर आपके पास पश्चिम दिशा में जगह उपलब्ध है तो पानी की टंकी बनाइए, वो काफ़ी श्रेष्ठ रहेगी। उसके पश्चात आप जो है वायव्य कोण में आपका सेप्टिक टैंक का निर्माण करिए, जिसमें आपके जितना भी मलमूत्र है उस जगह पे जाना चाहिए। अब अगर फ्लैट में है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वायव्य कोण में आप अपनी जो है गाड़ियां रखने के लिए भी स्थान बना सकते हैं, उस स्थान को खुला छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए अलग अलग कोण के अलग अलग देवता होते हैं। अब उत्तर दिशा आती है, उत्तर दिशा जो है वह स्वयं लक्ष्मी की दिशा है, तो आप उस जगह के ऊपर उसको हल्का रखिए और वहाँ पे आपके सेफ का निर्माण करिए। आप जो भी आपका कोष रखना चाहते हैं, आपका धन रखना चाहते हैं, उसको उस जगह पे रखिए।
ईशान्य कोण जो है, ईशान्य कोण भगवान के स्थान को विशेष रूप से वहां पर बनाइए। अब मैंने आपको अलग अलग रूप में कहाँ कहाँ पे क्या क्या निर्माण करना है यह भी इसमें समझाया है। अब देखिए, आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से बता रहा हूँ कि ब्रह्म स्थान, कई लोगों के मन में आता है कि ब्रह्म स्थान क्या होता है। तो ब्रह्म स्थान को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ब्रह्म स्थान को ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि जो भी आपका एरिया है, जितना भी आपका एरिया है, उसके मध्य की जो जगह है वह ब्रह्म स्थान है। तो प्रयास करिए कि ब्रह्म स्थान के ऊपर भी कोई विशेष निर्माण नहीं होवे, भारी निर्माण नहीं होवे। आपका हल्का फुल्का निर्माण चल सकता है, पर भारी निर्माण को कदापि नहीं करें। क्रमानुसार आपको निर्माण के संबंध में जानकारी प्रदान की है। विशेष जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको विशिष्ट रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्ण।